I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. कैश फॉर क्वेरी यानी कि पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सांसद कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। जी आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा पर सवाल पूछने के एवज में पैसे लेने का आरोप लगा, जिसके चलते एथिक्स कमेटी के द्वारा उनको निष्कासित किया गया। फिलहाल लोकसभा में भारी हंगामे और ध्वनिमत के बीच यानी ध्वनिमत आप समझते हैं कि ध्वनिमत मतलब मुंह से बोली गई बात को मान करके उनको फिलहाल लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन आखिर निष्कासित कैसे किया गया, उसमें देखिए ओम बिरला जो कि हमारे स्पीकर है लोकसभा से, किस तरीके से उन्होंने लोगों से उनके मत लिए, यानी कि ध्वनिमत। जब ओम बिरला नीचे निष्कासन की बात को पूछ रहे थे कि यस या नो में, तो यस या नो में जब वह पूछ रहे थे तो वह नीचे देख करके ही पढ़ रहे थे, ना कि ऊपर देखा कि उन्होंने कितने लोगों ने हाँ किया। वहां पर कुछ लोगों ने ना भी किया होगा, लेकिन उनकी तस्वीरें नहीं दिखाई गई। यानी कि समझ सकते हैं कि आखिर कैसी प्रक्रिया हुई, किस तरीके से यह ध्वनिमत हुआ और ध्वनिमत को देखा नहीं गया और जो सीधे निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि ये फिलहाल अच्छी बात है, निष्कासित हुआ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक्शन लिया गया, इसी तरीके से और भी एक्शन लिए जाने चाहिए थे। जब ब्रजभूषण का मामला आया हो, साध्वी प्रज्ञा का मामला आया हो, या फिर रमेश विदुड़ी जिन्होंने भरी लोकसभा में माइनॉरिटीज को लेकर के बहुत बड़े अपशब्दों का प्रयोग किया, लेकिन इस तरीके का कोई उल्लंघन उन पर नहीं किया गया और ना ही ऐसा कोई उल्लंघन के उनके पर चार्ज लगाए जाएंगे या उन्हें निष्कासित करने की प्रक्रिया की जाएगी, बल्कि उन्हें किसी अन्य जहां पर चुनाव होंगे उन राज्यों पर प्रभारी बनाकर भेज दिया जाएगा और उनके साथ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी जिस तरीके से महुआ मोइत्रा के साथ कार्रवाई की गई। लेकिन इनके साथ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि भरी लोकसभा में रमेश विदुड़ी ने जिस तरीके से माइनॉरिटीज को लेकर के अपशब्दों का प्रयोग किया था और उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब आपको बता दें कि जब वोटिंग होती है हाँ या ना में, तो स्पीकर की वोटिंग स्पीकर ने कैसे कराई, पहले आप वो देख लीजिए। और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव। फिर हुआ कुछ यूं कि लोकसभा में जब सदस्यता निष्कासित कर दी गई महुआ मोइत्रा की, तो वह बाहर जाती हैं और उन्होंने जनगण मनगण यानी राष्ट्रगान से कुछ ऐसी लाइनें निकाली जिनमें उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से इन सब किसी चीजों को वह यानी कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी फॉलो नहीं करती है। पहले सुन लीजिए क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर के राष्ट्रगान के शब्दों में महुआ मोइत्रा। दानिश अली, ये भड़वा, ये कटवा, नो एक्शन हैज बीन टेकन, nothing has been taken. You hate minorities, you hate women, you detest Nari Shakti, you cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. So thank you very much. तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में एक शो के दौरान गए। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया और स्वागत कैसे किया गया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कितनी भारी भरकम भीड़ के चलते मोदी जी का स्वागत किया गया। मोदी जी का एक ट्रेंड चला था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के जरिए भारत में निर्मित चीजों को बनाने की ओर जो है पुरजोर समर्थन किया गया। लोगों ने मेक इन इंडिया को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को माना और माना कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें मेक इन इंडिया से बने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आप कितने मेक इन इंडिया से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, या आप अपने आप से पूछ लीजिए, या फिर अपने आसपास जो आपकी वस्तुएं हैं या आप क्या क्या चीजें यूज करते हैं उन पर ही देख लीजिए किस तरीके से मेक इन इंडिया लिखा है या फिर मेक इन कुछ भी लिखा होगा। तो ये चला। लेकिन जब यहाँ पर जब उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहां पर एक ट्वीट करते हैं, उसमें उन्होंने लिखा कि आज मेक इन इंडिया जैसा एक मूवमेंट और होना चाहिए था जो है वेड इन इंडिया।
यानी कि वेड इन इंडिया से मतलब है वेडिंग इन इंडिया। वेडिंग इंडिया यानी कि वेडिंग प्लानर बनने की कोशिश की गई है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर कौन वेडिंग यानी शादियों पर पुरजोर जोर दे रहा है, शादी को। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, किसी से नहीं छुपा है, और आज वो शादियों पर जो है भाषण दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आखिर कैसे क्या है। पहले उनका भाषण सुनिए, उन्होंने क्या कहा शादियों को लेकर। हमारे यहाँ माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? सुना आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शादियों को लेकर बताया कि आखिर वेड इन इंडिया भी एक कॉन्सेप्ट चलना चाहिए, यानी कि एक जो है वो चलना चाहिए जिससे लोग वेडिंग की ओर ध्यान दें, यानी कि शादियों पर ज्ञान आखिर दे कौन रहा है, यह सोचने की जरूरत है। यह प्रधानमंत्री हमारे वो हैं जो उन्होंने खुद अपनी पत्नी को छोड़ रखा है और वही हमें शादियों पर ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री की शादियों पर ज्ञान को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब अगली खबर को रुख करेंगे। दरअसल खबर एक बहुत बड़ी निकल कर आई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू, जिनके घर पर रेड पड़ी और रेड के दौरान 300 करोड़ से भी ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ट्वीट करके कहा कि किस तरीके से कांग्रेस का जो है भंडाफोड़ हुआ है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बात भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही डिमोनेटाइजेशन किया गया था, जिसके चलते काला धन और तमाम ऐसे मुद्दे बताए गए थे लोगों को कि काला धन खत्म हो जाएगा और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वह सब खत्म हो जाएगा। डिमोनेटाइजेशन को हुए आज 5 से 6 साल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से इतना बड़ा कैश निकलना प्रधानमंत्री के डिमोनेटाइजेशन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी डिमोनेटाइजेशन के बाद हुए लाभ का विवरण देने की कोशिश करेंगे, या आप जानने की कोशिश करेंगे, या आप कोई सवाल पूछेंगे? अगर पूछेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब एक और बड़ी खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षण कराएंगे। दरअसल रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उनका कहना है कि 2 करोड़ नौकरी मिल रही है। अब ये कौन से डेटा के बिहाव पर बोल रहे हैं, या फिलहाल सोचने वाली बात होगी। आप भी सोचिएगा कि आखिर 2 करोड़ नौकरियां कहां मिल रही हैं। ये जो बयान दिया गया 2 करोड़ नौकरी मिलने को लेकर के, इसका कोई डेटा है या कोई इसका जो लिंक है, कहां से पता चलेगा कि आखिर कितने लोगों को नौकरी मिली, या फिर भाषणबाजी ही चलती रहेगी? अगर आपको भी लगता है या कोई डेटा है आपके पास तो हमारे साथ शेयर करिए, हम उसको जरूर दिखाएंगे। अगली बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल स्क्रीन पर आपको रूबिका लियाकत दिख रही होंगी। इन्होंने हाल ही में भारत 24 न्यूज चैनल ज्वाइन किया था, एबीपी न्यूज को छोड़कर। बल्कि वो एबीपी न्यूज में बतौर एक सीनियर एंकर काम कर रही थी और अच्छी खासी उनकी टीआरपी भी जा रही थी। लेकिन भारत 24 में जब वो जाती हैं तो वहां पर लगातार उनके शोज को टीआरपी नहीं मिल रही थी। उन्होंने कई प्रोग्राम्स किए और प्रोग्राम्स में उनकी टीआरपी बिल्कुल नहीं जा रही थी, जबकि चाटुकारिता की अगर हदें देखें हम तो वो सारी हदें वो पार कर चुकी हैं। सरकार से कोई सवाल नहीं करती हैं, सरकार के विपक्ष अगर कोई सवाल पूछता है तो सुनने की कोशिश भी नहीं करती हैं। और आज भारत 24 से रूबिका लियाकत निकाली गई हैं या उन्होंने इस्तीफा दिया। तमाम ऐसी चीजें क्या हुई हैं ये फिलहाल हम नहीं क्लियर कर पाए हैं, क्योंकि अभी पता नहीं चल पाया है फिलहाल रिजाइन दिया है या क्या किया है। लेकिन जब इतने बड़े पत्रकार जो चाटुकारिता की सारी हदें पार करने के बावजूद इनकी नौकरी खतरे में है, तो हम युवाओं का क्या होगा, आगे हम जैसे यूट्यूबर्स का क्या होगा, या आने वाले जो वो है युवा उनका सबका क्या होगा जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। फिलहाल क्या सोचते हैं रूबिका लियाकत के इस स्टेटमेंट को लेकर के या इस्तीफे को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।